अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान का, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के अंदर जाहिर सी बात है हम लोग फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब फार्मिंग की बात करूं तो हमारे पास दो तरीके की फार्मिंग है जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर कर रहे होंगे। वन ऑफ देम इज अरेबल फार्मिंग एंड द सेकेंड वन इज पेस्टोरल फार्मिंग। अरेबल फार्मिंग क्या होता है भाई? सिंपली जो हमें पता है, जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसको हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कहते हैं, दैट इज अरेबल फार्मिंग। और पेस्टोरल फार्मिंग क्या है? पेस्टोरल फार्मिंग इज बेसिकली लाइव स्टॉक फार्मिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम लोग का टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो एग्रीकल्चर है, तो हम इसमें लाइव स्टॉक फार्मिंग को क्यों डिस्कस करें? आपने अमूमन ऑब्जर्व किया होगा कि जहां पर भी लाइव स्टॉक फार्मिंग हो रही होती है या जहां पर भी एग्रीकल्चर हो रहा होता है, वहां पे साथ में लाइव स्टॉक फार्मिंग हो ही रही होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, थ्रेशिंग हो गया। यहाँ पे अक्सर जानवर काम आ रहे होते हैं, या फिर आप कह लो कि काउ डंग जो है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो बेसिकली ये दोनों साथ साथ ही चल रहे होते हैं, तो इनको एक ही टॉपिक, एक ही चैप्टर के अंदर हम लोग कवर कर रहे होंगे, दो डिफरेंट टॉपिक्स को। अब बात करते हैं अरेबल फार्मिंग की, यानी एग्रीकल्चर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अरेबल फार्मिंग में दो तरीके की फार्मिंग होती है। एक हमारे पास होती है जिसको मैं कहता हूँ सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरी हमारे पास होती है जिसको मैं कहता हूँ कैश क्रॉप फार्मिंग। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो इंसान अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए करता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ जिसका मकसद ये है कि मेरे घर वाले खाना खा लें। और कैश क्रॉप फार्मिंग ऑन द कॉन्ट्री ये होती है जो कि हम सेलिंग पर्पस के लिए करते हैं, यानी कि हम बेच के उसके प्रॉफिट कमा सकें। तो जाहिर सी बात है, जब हम फैमिली नीड्स के लिए पूरा करने के लिए काम कर रहे होंगे तो फैमिली मेंबर कितने ही होंगे? 10 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे। तो जाहिर सी बात है हम स्मॉल स्केल पे फार्मिंग कर रहे होंगे। और जब स्मॉल स्केल स्केल पे फार्मिंग करनी है तो सिंपल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन भी आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कैश क्रॉप फार्मिंग की, जो कि सेलिंग पर्पस के लिए हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये लार्ज स्केल पे हो रही होगी। और जब लार्ज स्केल पे हो रही होगी तो इसमें मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन इस्तेमाल हो रहे होंगे। अब मैंने आपको बात की अरेबल फार्मिंग और कैश क्रॉप, सॉरी, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कैश क्रॉप फार्मिंग की। तो कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलरली कैश क्रॉप्स के तौर पे उगाए जाते हैं, जिनका मकसद ही सेलिंग पर्पस है। इसमें से चार हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है: राइस, शुगर केन, कॉटन और वीट। और अगर मैं सबसिस्टेंस क्रॉप्स की बात करूं तो मिलेट, मेज हो गया, पल्सेस हो गया, दालें वगैरह, ये यूजुअली छोटे पैमाने पे हो रही होती है क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, तो फिर ये स्मॉल स्केल पर्पस के लिए ही काम हो रहा होता है। अच्छा, देखो भाई, अगर हम लोग कल्टीवेशन की बात करें, कंप्लीट एग्रीकल्चर के प्रोसेस की बात करें, तो जाहिर सी बात है आप कुछ इनपुट सप्लाई करोगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोसेस के रिजल्ट में आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि इनपुट्स जितने अच्छे होंगे, आउटपुट उतना ही अच्छा होगा। यानी कि आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट। अब बात करते हैं इनपुट्स की। तो इनपुट्स दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जिसको मैं कहता हूँ फिजिकल इनपुट्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं जिसको मैं कहता हूँ ह्यूमन इनपुट्स। फिजिकल का मतलब वैसे तो इंग्लिश में कुछ और समझा जाता है, लेकिन ज्योग्राफी की टर्म्स में फिजिकल का मतलब होता है नेचुरल, यानी कि कुदरती, यानी कि अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से दिए हुए जो फैक्टर्स हैं, वो हमारे पास फिजिकल इनपुट्स हो जाते हैं। जिसमें फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल आ गया, जिसमें सॉइल आ गया, जिसमें लैंड आ गया, जिसमें रिवर्स की प्रेजेंस आ गई। तो ये तमाम तर क्या हो गए? फिजिकल इनपुट्स। देखो, खुदा तो फर्क नहीं करता, चाहे आप कैश क्रॉप फार्मिंग कर रहे हो, ये जो मैंने शॉर्ट पे लिखा ना CCF, दिस रिप्रेजेंट्स कैश क्रॉप फार्मिंग, और ये जो मैंने SF लिखा है इसका मतलब है सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो अल्लाह सुब्हान ताला को तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बड़े पैमाने पे काम करें, छोटे पैमाने पे काम करें, आपका क्या नीड है। तो फिजिकल इनपुट्स के अंदर तो डिफरेंस नहीं होता। लेकिन एक बात देखो कि जो ह्यूमन इनपुट्स हैं, ये जाहिर सी बात है इंसान बना रहा है, इंसान बेच रहा है, ये खरीदने पड़ रहे हैं आपको, तो इसमें फर्क आएगा, जाहिर सी बात है। कैश क्रॉप फार्मिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें तमाम तर बेहतरीन इनपुट्स, ह्यूमन इनपुट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, जैसे कि मशीन्स इस्तेमाल हो रही होंगी, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, स्किल्ड लेबर इस्तेमाल हो रहे होंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल हो रही होंगी। तो जाहिर सी बात है, जब इनपुट्स अच्छे वाले हैं तो आउटपुट भी ज्यादा होता है। और अगर मैं सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करूं
तो इसमें तमाम तर सिंपल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन इस्तेमाल हो रहे होंगे, जैसे कि एनिमल पावर, काउ डंग, फैमिली लेबर, देसी वैरायटी ऑफ सीड्स, ओल्ड या ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो जब इनपुट्स आप हल्के वाले इस्तेमाल कर रहे हो तो आउटपुट भी नतीजतन कम ही आ रहा होगा। ये बात मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं कि भाई आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स, लेकिन इनपुट्स में भी कौन से इनपुट्स? ह्यूमन इनपुट्स, क्योंकि सवाल इस तरीके से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सवाल पास्ट पेपर्स में आ गया, एक्सप्लेन व्हाई आउटपुट इज लो। आउटपुट क्या है? व्हाई आउटपुट इज लो ऑन अ स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्म। तो सबसिस्टेंस फार्म में क्योंकि इनपुट्स ये वाले इस्तेमाल हो रहे हैं तभी आउटपुट कम है। तो हमें यहाँ पे इनपुट से रिलेट करके आंसर लिखना है कि भाई एनिमल पावर इस्तेमाल हो रहा है इंस्टेड ऑफ मशीनरी, तो वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, काम स्लो हो रहा है, इनएफिशिएंट काम हो रहा है, तभी आउटपुट लो है। काउ डंग इस्तेमाल हो रहा है इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो भाई सॉइल लेस फर्टाइल है जिसकी वजह से आउटपुट लो है। फैमिली लेबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ हायरिंग स्किल्ड लेबर्स, तो काम जो है वो स्लो हो रहा है, अनप्रोडक्टिव काम हो रहा है, तभी आउटपुट लो है। कभी कभार वो आपसे क्या करेगा, उल्टा सवाल पूछ लेगा, वो आपसे कैश क्रॉप फार्मिंग से रिलेटेड पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल कैश क्रॉप से राइस, शुगर केन, कॉटन या व्हीट, तो आपसे कहेगा भाई एक्सप्लेन टू फैक्टर्स या एक्सप्लेन टू ह्यूमन इनपुट्स that can cause the output of wheat या cotton to increase। भाई आउटपुट या यील्ड, क्रॉप यील्ड हम कॉटन, व्हीट, शुगर केन या राइस का कैसे बढ़ा सकते हैं? तो भाई आउटपुट को रिलेट करना है इनपुट से, और इनपुट्स में भी किससे रिलेट करना है? ह्यूमन इनपुट से। जैसे आपको इधर मशीन इस्तेमाल होंगी, काम फास्टर होगा, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होंगे, सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगी, स्किल्ड लेबर ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे होंगे, तो आउटपुट ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कैश क्रॉप। जो भी चार कैश क्रॉप्स की एग्जांपल्स हैं इनको हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। देखो पास्ट पेपर्स में सवाल किस तरीके से आता है, पास्ट पेपर्स में इस तरीके से तस्वीरें दे दी जाती है। जैसे ये अक्टूबर नवंबर 2018 का मैं सवाल दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा यहाँ पर जो है वो उसने चार क्रॉप्स की तस्वीरें दे दी। पहला क्रॉप ये है, देखो पानी में डूबा हुआ कल्टीवेशन हो रही है और मैनुअल लेबर काफी इस्तेमाल हो रहा है, खवातीन हाथ से जो है वो क्रॉप को निकाल रही है। तो बेसिकली ये किसको शो कर रहा है? पानी में जो डूबा हुआ क्रॉप है, बेसिकली दैट इज राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, तो जब भी राइस का देना होता है एग्जामिनर पानी पानी का रेफरेंस दे देता है ताकि आप खुद ही समझ जाओ कि ये राइस कल्टीवेशन की बात हो रही है। इसके बाद भाई हमारे पास दूसरा है ये, तो देखो ये लंबे लंबे से हैं, घने घने से, अगर आप गौर से देखो तो नीचे से आपको ये पहचान हो जाएगी, बेसिकली ये शुगर केन कल्टीवेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे हमें इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये व्हाइट बॉल्स है। तो व्हाइट बॉल्स क्या है? बेसिकली ये कॉटन जो है उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है, कॉटन की बॉल्स पिक हो रही है। और फिर यहाँ पे हमारे पास चौथा है, दैट इज व्हीट कल्टीवेशन। ठीक है जी, व्हीट कल्टीवेशन हो गई। ठीक है जी, तो व्हीट कल्टीवेशन हो गई हमारे पास। ठीक है जी, ये चार क्रॉप जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम इन चारों क्रॉप्स की डिटेल के अंदर जाएंगे और डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। भाई हमें इन क्रॉप्स के बारे में क्या पता होना चाहिए? पांचों क्रॉप्स की अगर हमें पांच चीजें, सॉरी चारों क्रॉप्स की अगर हमें पांच चीजें पता हो तो हम आराम से कोई भी सवाल कर लेंगे। भाई सबसे पहले हमें इनकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का नाम पता हो, कोई स्पेशल सीड जो इस्तेमाल हो रही है। ये एग्जामिनर ने अभी तक आपसे डायरेक्टली तो नहीं पूछा, लेकिन अगर आंसर्स के अंदर आप इसको ऐड करोगे तो आंसर्स की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और आपको एग्जाम्पल के मार्क्स भी मिल सकते हैं। दूसरा, फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड। फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन, कि भाई उसको कैसी सॉइल चाहिए, उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, उसको कितनी रेनफॉल चाहिए, तो लैंड कैसी चाहिए, तमाम तर चीजें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है। इसके बहुत सारे सवाल आते हैं पास्ट पेपर्स में। फिर आपसे उसके कल्टीवेशन प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है कि भाई उसको कल्टीवेट किस तरीके से किया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, कब लगाया जाता है, कैसे कितनी बार इरिगेट करते हैं, कितना इरिगेट करते हैं, ये तमाम तर चीजें। फिर अगर उसका कोई बाय प्रोडक्ट है, बाय का मतलब होता है सेकंड, एक तो मेन प्रोडक्ट निकल आया, जैसे शुगर केन से गन्ना निकल आया, अब वो गन्ने के अलावा कोई और चीज जो है वो इससे निकल रही हो, तो बेसिकली उसको हम बाय प्रोडक्ट कह रहे होते हैं। अब टाइप ऑफ क्रॉप, दो तरीके के क्रॉप्स हैं, या तो हमारे पास रबी क्रॉप्स हैं या हमारे पास खरीफ क्रॉप्स हैं। अब रबी और खरीफ की पहचान कैसे करें? भाई जिनके कल्टीवेशन प्रोसेस में जो मंथ्स है वो ऐसे आ जाए,
जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई आ गया यानी कि समर आ गया है इसके अंदर, तो समझ जाओ ये खरीफ क्रॉप्स है। और जिनकी कल्टीवेशन प्रोसेस के अंदर आप देखो कि विंटर का सीजन आ जाए, जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये आ जाए, तो ये समझ जाओ कि ये रबी क्रॉप है भाई। विंटर क्रॉप्स है रबी क्रॉप्स, और समर क्रॉप्स है खरीफ क्रॉप्स। इतनी बात हमें समझ आ गई। ठीक है जी। अब हम लोग एक एक क्रॉप को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हम लोग को इन चारों क्रॉप्स की 5 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये कौन सी सीड इसमें इस्तेमाल होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। कौन क्या फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर, यानी कि क्लाइमेट कैसा चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए, रेनफॉल कैसी चाहिए, लैंड कैसी चाहिए। फिर कल्टीवेशन प्रोसेस यानी कि किसको कल्टीवेट कैसे किया जाता है। फिर इसके बाय प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए चारों क्रॉप्स के, यानी कोई सेकंड प्रोडक्ट इससे निकलता हो, जैसे इसके वेस्ट से कुछ और बन जाता हो। साथ साथ आपको टाइप ऑफ क्रॉप पता होना चाहिए कि भाई ये विंटर क्रॉप है या समर क्रॉप है। यानी कि अगर इनकी कल्टीवेशन सीजन के दौरान आ रहे हैं ऐसे मंथ जैसे कि जून जुलाई अगस्त, तो फिर ये खरीफ क्रॉप समझा जाएगा। लेकिन अगर इनकी कल्टीवेशन प्रोसेस के दरमियान अगर ऐसे मंथ्स आ रहे हैं जैसे जनवरी फरवरी मार्च, जो कि विंटर का टाइम है, तो बेसिकली ये रबी क्रॉप्स कहलाएंगे। तो हमें पता चल गया कि भाई रबी और खरीफ क्रॉप्स में क्या फर्क होता है। अब हम एक एक के बारे में चल के जो है वो कल्टीवेशन के रिलेटेड जितने भी सवाल आए हुए हैं, जैसे राइस से रिलेटेड जितने सवाल आए हुए हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे। फिर जो है हम लोग आगे चल के फिर मजीद पढ़ेंगे। तो भाई कोशिश करते हैं कि विदाउट एनी स्टडी, कुछ भी अभी तक हमने राइस कल्टीवेशन के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, क्या हम इस पैराग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स के ऑप्शंस भी दिए हुए हमें, क्या हम ये कर सकते हैं। भाई राइस इज नॉर्मली ग्रोन ऑन डैश स्केल। हमें पता है कि अगर कमर्शियल क्रॉप है, यानी कि हमें पता है ये कैश क्रॉप फार्म है, कैश क्रॉप है, तो जाहिर सी बात है ये लार्ज स्केल पे ग्रो हुआ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन चुन लिया। और लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, सेलिंग पर्पस के लिए करेंगे, जाहिर सी बात है। अब सेलिंग पर्पस तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, जो कि नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होगा, कमर्शियल पर्पस लिख देते हैं हम यहाँ पे, कि भाई ये कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किया जा रहा है इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड, जाहिर सी बात है इंडस प्लेन्स का एरिया है जिधर ये ग्रो होता है। तो जाहिर सी बात है पंजाब के साथ साथ सिंध लगता है जिधर ये ग्रो होता है। हमने कहा भाई साथ में क्या लिखा हुआ है, स्मॉल स्केल डैश फार्मिंग। स्मॉल स्केल में कौन सी फार्मिंग होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द डैश रीजन। अब डैश रीजन में हमारे पास दो ऑप्शन है, नॉर्दर्न या फिर साउदर्न रीजन। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि नॉर्थ मार्क करें या साउथ मार्क करें, तो हम आगे चलेंगे और हम कहेंगे भाई पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आगे हो सकता है कोई और हिंट हो। भाई उसने कहा स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द डैश रीजन वेयर राइस इज ग्रोन ऑन डैश फील्ड्स। अब डैश फील्ड्स में क्या हो सकता है, भाई यहाँ पे मेरे पास जो बचा हुआ ऑप्शन है वो है टेरेस्ड फील्ड। टेरेसिंग क्या होती है, जब माउंटेन्स को स्टेप्स में काट दिया जाता है ताकि कुछ फ्लैट लैंड आपको मिल जाए ताकि आप वहां पे कल्टीवेशन कर सके। अब मुझे पता है कि यार अगर लास्ट ब्लैंक में मैं टेरेस फील्ड लिखूंगा, तो भाई टेरेसिंग कहाँ पे होगी, माउंटेन्स पे। और माउंटेन्स कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। माउंटेन्स कहाँ पर है, माउंटेन्स है नॉर्दर्न एरिया के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे साउदर्न नहीं, यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से काफी आसान सवाल आ जाते हैं कभी कभार राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड। जैसे ये 3 मार्क का सवाल पास्ट पेपर्स में आया हुआ था, तो इसमें हम लोगों को बस कॉमन सेंस यूज करते हुए आंसर लिखना होता है। अब मैं राइस की कल्टीवेशन प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर बता रहा हूँ। फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर में यानी कि नेचुरल कंडीशंस रिक्वायर में हम पढ़ते हैं कि भाई कैसी सॉइल चाहिए इसको, कैसी लैंड चाहिए, कैसी रेनफॉल चाहिए, और किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए। भाई देखो लैंड की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी क्रॉप हो जाए, चाहे वो राइस हो, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो व्हीट हो, लैंड सबको एक जैसी चाहिए, फ्लैट लैंड चाहिए। तो सर क्या ये कॉमन आंसर है, तो मैं ये याद कर लूं और किसी भी क्रॉप पे लिख दूं? बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। लैंड आपने किसी भी क्रॉप के लिए सेम लिख देना है कि भाई लैंड कैसी चाहिए, फ्लैट लैंड चाहिए, विच अलाउज यूज ऑफ मशीनरी एंड विच अलाउज कैनाल इरिगेशन टू बी डेवलप्ड। कैनाल इरिगेशन के लिए जरूरी है कि क्रॉप्स की लैंड जो है वो कैसी हो, फ्लैट हो, ताकि फ्लो ऑफ वाटर बना रहे ना। भाई अगर ऊंची नीची जमीन होगी तो नीचे तो चला जाएगा पानी, ऊपर कैसे चढ़ेगा,
फ्लो टूट जाएगा, तभी फ्लैट लैंड चाहिए। और आपको पता है कि भाई मशीनरीज के इस्तेमाल के लिए भी फ्लैट लैंड चाहिए होती है। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ राइस, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ राइस कल्टीवेशन, दैट वी नीड अ फ्लैट लैंड। अब दूसरी बात करते हैं, सॉइल कैसी चाहिए। कुछ बच्चे सिंपली ऐसे लिख देंगे कि भाई फर्टाइल सॉइल चाहिए। ये भी बात तो गलत नहीं है कि फर्टाइल सॉइल चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें एग्जाम्पल के साथ लिख दो जैसे कि लोमी या क्ले सॉइल चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इट रिटेन्स वाटर, इसके अंदर पानी जो है वो ऊपर रहता है, रिटेन होता है, तभी इट डज नॉट कॉज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। सोचो अगर सारा पानी जो है वो जमीन पी जाए, सॉइल पी जाएगी, तो दिस वुड कॉज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। तभी जरूरी है कि पानी जो है वो रिटेन रहे फॉर द क्रॉप। तभी लोमी या क्ले सॉइल जो होती है, दैट इज बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। अलॉट ऑफ वाटर के लिए फिर रेनफॉल भी ज्यादा चाहिए। कितनी रेनफॉल चाहिए? कम से कम 1270 मिलीमीटर से मैक्सिमम बेटा 2000 मिलीमीटर अगर रेनफॉल होती है। एनुअल रेनफॉल 1270 से लेके 2000 मिलीमीटर तक रेनफॉल होती है, बट एट द करेक्ट टाइम ऑफ द ईयर देन इट इज सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। और टेम्परेचर कैसे चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक रेंज है। अब कुछ बुक्स में 25 टू 30 लिखा होगा, कुछ जगह 30 टू 35 लिखा होगा, ये वेरी करता है। आपने एक रेंज पिक कर ली, समर्स में जो मौसम होता है, क्योंकि राइस एक खरीफ क्रॉप है, ये समर में ग्रो होता है, तो जाहिर सी बात है हर जगह टेम्परेचर हर वक्त तो सेम नहीं होता ना। तो आप एक रेंज में आंसर लिख सकते हो, और जो एक्सेप्टेबल रेंज है दैट इज 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं राइस के लिए कौन सी सीड बेहतरीन है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जिससे यील्ड या आउटपुट इंक्रीज होता है। तो सुपर बासमती राइस एक एक खास सीड है जिससे राइस कल्टीवेशन में इजाफा हो सकता है, इसके आउटपुट में। अब मैं आपको कल्टीवेशन प्रोसेस की तरफ लेके चल रहा हूँ कि भाई राइस कल्टीवेट किस तरीके से होता है। तो राइस का जो कल्टीवेशन प्रोसेस है उसका सवाल दो तरीके से आ सकता है। कभी वो आपसे कह सकता है डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ राइस ऑन अ लार्ज स्केल फार्म। बड़ा गंदा सा लिखा हुआ है, राइटिंग में थोड़ा सा मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, थोड़ा उस वक्त जल्दी में लिखते हुए, लेकिन आई होप कि समझ आ रहा होगा। डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ राइस ऑन अ लार्ज स्केल फार्म, कि भाई लार्ज स्केल पे कैसे राइस कल्टीवेट होता है, एक ये सवाल है। इसी तरीके से वो कह सकता है कि डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ राइस ऑन अ स्मॉल स्केल फार्म। अब आप बोलोगे सर ये तो कैश क्रॉप है तो इसको लार्ज स्केल पे ग्रो होना चाहिए। भाई अगर कोई स्मॉल स्केल पे ग्रो करना चाह रहा है अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करना चाह रहा है, तो हम उसको मना तो नहीं कर सकते ना। तो यानी कि ये अमूमन लार्ज स्केल पे कैश क्रॉप के तौर पे होता है, लेकिन सब्सिस्टेंस फार्मिंग के तौर पे भी राइस कल्टीवेट हो सकता है। तो बेटा राइस का जो कल्टीवेशन प्रोसेस है अगर मैं इसको समझाना चाहूँ शॉर्ट में, तो सबसे पहले आप राइस को कल्टीवेट करते हो छोटी नर्सरीज में। और जब नर्सरीज में पौधा उग के थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो फिर आप इसकी लोकेशन को चेंज कर देते हो, जिसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और फिर फील्ड्स में लगाते हैं। तो चलो डिटेल में समझते हैं कि भाई सबसे पहले नर्सरीज क्या होती हैं, कैसी होती हैं। नर्सरीज जो होती हैं, आप चुनते हो एक कंपैरेटिवली छोटी जगह। क्यों? आप सोचो एकड़ों की जमीन में अगर हम लोग एक क्रॉप लगा दें जो कि पानी में डूबा हुआ है, तो वो क्रॉप किधर उग रहा है हमें याद भी नहीं रहेगा, हम उसकी क्या ख्याल रखेंगे, उसकी क्या केयर करेंगे, जब हमें हमें पता ही नहीं चल रहा है एकड़ों की जमीन में कि किधर छोटा सा क्रॉप उग रहा है। तो पहले राइस को एक छोटी नर्सरी में तैयार किया जाता है। अब नर्सरी की जो जमीन पिक की जाती है दैट इज अ स्लोपी लैंड। ये कैसे? थोड़ा सा स्लोप होता है। क्यों? कि जब पानी निकालना हो तो फिर निकाल पाएंगे आराम से अगर स्लोप होगा। तो सर जब पानी रोकना है तो फिर कैसे रोकेंगे? हम क्या करते हैं ऐसे ना, इसमें जो एंड होता है उधर मिट्टी ऊंची सी कर देते हैं। और गीली मिट्टी आप देखो अगर ऊंची सी कर दोगे, वो सूखने के बाद क्या हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, तो फिर वो जम जाती है, थोड़ी सी स्ट्रेंथन आ जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है, वो सख्त हो जाती है। तो फिर क्या हो गया, इसको हमने इस तरीके से मिट्टी को ऊंचा कर दिया, और इसको हम कहते हैं बंड। क्या कहते हैं? बंड कहते हैं हम लोग। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, नर्सरीज को प्रिपेयर करते हैं। देखो नर्सरीज को प्रिपेयर करने का मतलब क्या है? नर्सरीज को प्रिपेयर का मतलब है हम प्लोइंग करते हैं। वो जो लकीरें लकीरें सी बनाते हैं ना, जिधर हम क्रॉप उगा सके, सीड डाल सके, उसको हम कहते हैं प्लोइंग। अब देखो अगर हम स्मॉल स्केल पे बात कर रहे हैं तो प्लोइंग जो है वो एनिमल पावर की मदद से होगी।
जिसके पीछे हमने एक वुडन प्लो लगा दिया है, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, तो दैट इज प्लोइंग। और अगर हम लार्ज स्केल पे बात करेंगे तो हम ट्रैक्टर्स की मदद से प्लोइंग कर रहे होंगे। सब नहीं बात। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल जैसे भी कर रहे हैं, हमने क्या किया, सीड्स को सो करने के लिए हमने प्रिपेयर कर दिया नर्सरीज को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीड्स लगा देंगे, सीड्स को सो कर देंगे। अब सो किस टाइम पे किया जाता है, सो किया जाता है अप्रैल या मई में। ठीक है। अगर हम स्मॉल स्केल पे बात कर रहे हैं तो हम देसी वैरायटी ऑफ सीड्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं तो हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सीड्स भी लगा दी, सीड्स भी हमने सो कर दी। अब क्या करेंगे, नर्सरीज को हम पानी डाल देंगे। ठीक है जी। इधर हम लोगों ने क्या किया, हमने पानी भर दिया। अब क्या हुआ, प्लांट उगना शुरू हुआ। भाई नर्सरी में सीड भी लगा दिए, पानी भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया, तो अब क्या हुआ, प्लांट उगना शुरू हो गया। अब प्लांट उग उग के बड़ा हो गया, और तकरीबन कितना बड़ा हो गया भाई, 9 इंचेस का। कितना, एटलीस्ट 9 इंचेस का जब प्लांट हो जाए, तो हम कहते हैं कि अब इसको ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ गया है। क्या, ट्रांसप्लांट। मैंने आपको बताया ना कि नर्सरी से फिर इसको चेंज करके इसको फील्ड्स में लगा देते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब जो ट्रांसप्लांटिंग है, अगर आप स्मॉल स्केल पे बात कर रहे हैं तो आप लोग करेंगे मैन्युअली, लेबर की मदद से। और अगर आप लोग लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो फिर ये काम मशीनरी से हो रहा होता है, जैसे आपको एक तस्वीर में दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या किया, ट्रांसप्लांट करना है तो जाहिर सी बात है, पहले यहाँ से पानी निकालना पड़ेगा। तो पानी निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं सर, आप यहाँ के जो बंड है ना, इसको तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, हम लोग बंड को तोड़ देते हैं। ठीक है जी। हमने बंड को तोड़ दिया। अब जब बंड को यहाँ से तोड़ा तो यहाँ से जो पानी है बेसिकली, वो यहाँ से बह जाएगा। ठीक है जी। पानी बह जाएगा तो अब हमें क्रॉप अकेला मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से क्रॉप को यहां से ट्रांसप्लांट कर देंगे। जड़ों की समेत हम इसको यहां से निकाल लेंगे, और हम इसको लगा देंगे किसी फील्ड में। समझ नहीं बात। अब हमने इस प्लांट को निकाल के जो बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं वहां पे लगा दिया। फिर फील्ड्स में भी जो है हम लोग क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे समझो हमने पौधे लगा दिए, अब फील्ड्स में भी हम लोग पानी भर के रखेंगे। और पानी किस तरीके से भरेंगे, अगर हम लोग स्मॉल स्केल पे काम करें तो हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन इस्तेमाल करेंगे, लाइक इनंडेशन कैनाल। इनंडेशन कैनाल क्या होते हैं, सीजनल कैनाल होते हैं, यानी रेनी सीजन में पानी देते हैं और नॉन रेनी सीजन में ड्राई अप हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पे बात करें तो मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, बिकॉज लार्ज स्केल फार्मर कैन अफोर्ड इट। और यहाँ पे हम मिसाल दे रहे हैं पेरेनियल कैनाल की, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हो। पेरेनियल कैनाल आर लार्ज कैनाल्स दैट प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल पानी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। और फील्ड्स को हम कितना पानी डालेंगे, तकरीबन 30 to 37 सेंटीमीटर तक डेप्थ में पानी रखेंगे। अब जब सितंबर या अक्टूबर आता है तो इट इज द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, तो फिर हम क्या कर देते हैं, क्रॉप को हार्वेस्ट कर देते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल फार्मिंग की, तो फिर हम कहेंगे कि क्रॉप्स को मैन्युअली हार्वेस्ट किया जाता है, लेबर्स की मदद से हार्वेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें लार्ज स्केल फार्मिंग की, तो हम कहेंगे मशीन्स की मदद से हार्वेस्ट किया जाता है। अब देखो राइस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, राइस का बाय प्रोडक्ट है राइस हस्क, जो छिलका सा निकलता है ना भाई, विच इज यूज टू मेक एनिमल फूड, विच इज यूज टू मेक पोल्ट्री बेडिंग्स, विच इज यूज एज अ सॉइल फर्टिलाइजर, या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। ये तमाम तर यूजेस हैं राइस कल्टीवेशन के, जो बाय प्रोडक्ट है राइस हस्क उसके। तो हमने डिटेल के अंदर सारी चीजें पढ़ ली राइस कल्टीवेशन के लिहाज से। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट क्रॉप जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज शुगर केन कल्टीवेशन। शुगर केन कल्टीवेशन में सबसे पहले मैं आपको एरियाज दिखा देता हूं कि किधर किधर शुगर केन कल्टीवेट होता है। तो जो सबसे डार्केस्ट रीजन है वो सबसे मेन रीजन है। फिर जैसे जैसे कलर लाइट होता जा रहा है तो समझो कि रीजन की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। व्हाइट हो गया, व्हाइट जो जगह है वो ब्लैंक जगह है, उधर शुगर केन कल्टीवेट ही नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे पिशावर में और चारसदा जो जगह है, ये मेन रीजन है केपीके में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे फैसलाबाद हो गया पंजाब के अंदर, और सिंध के अंदर जैसे बदीन वगैरह, खैरपुर वगैरह, नवाबशाह, ये तमाम तर जो रीजन हैं ये मेन रीजन है। यहाँ पे एक मेन रीजन है।
लेकिन अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि शुगर केन कल्टीवेट हो रहा है प्रोविंस ऑफ पंजाब और सिंध में मेनली। और ये जो रीजन कहलाता है दैट इज इंडस इंडस प्लेन्स। ठीक है जी, जहां से इंडस रिवर गुजर रहा है इसके इर्द गिर्द के जो एरियाज है ये इंडस प्लेन्स है विच इज वन ऑफ द मेन टोपोग्राफिकल रीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की। तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल रिक्वायरमेंट दो तो किसी भी क्रॉप की सेम है, लैंड और सॉइल तो किसी की भी सेम है। तो ये याद रख लो, वैसे भी 4 मार्क का सवाल आता है और एक्सप्लेन वाला आता है, यू शुड डेवलप योर आंसर वाला आता है। तो उसमें दो ही फैक्टर्स एक्सप्लेन करके लिखने होते हैं, डेवलप करके लिखने होते हैं। तो लैंड और सॉइल अगर हमें याद हो जाए तो हम किसी भी क्रॉप का लिख सकते हैं, हमें बाकी चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल फिर भी पढ़ाना मेरा फर्ज है तो मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको। रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड है? प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, तकरीबन 1520 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल इज सुटेबल फॉर द शुगर केन कल्टीवेशन। टेम्परेचर, भाई ये भी एक खरीफ क्रॉप है तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। बेटा इसकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का भी मैंने नाम लिख दिया, जैसे JN88 या ठट्टा 10, ये आप याद रख सकते हैं, हालांकि आज तक कभी पूछा नहीं गया। ठीक है जी। फिर बात कर रहे हैं टाइप ऑफ क्रॉप की, कि ये कौन सी तरीके का क्रॉप है। जाहिर सी बात है जो समर्स के अंदर ग्रो हो रहा होता है दे आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। ये क्या कहलाते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहला रहे होते हैं। ठीक है जी। कल्टीवेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो देखो अभी तक जो शुगर केन के अगर सवाल आए तो इसकी कल्टीवेशन प्रोसेस के बारे में नहीं आए, रेदर इसके इससे चीनी कैसे बनती है उस बारे में ज्यादातर सवाल आए हैं। फिर भी अगर मैं बिल्कुल समराइज करके बता दूं तो प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले फ्लोइंग होगी, यानी कि फील्ड्स को प्रिपेयर किया जाएगा, फिर सीड्स को सो कर दिया जाएगा, फिर इरिगेट किया जाएगा और फिर हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। अक्सर क्या होता है पास्ट पेपर्स में ऐसे सवाल आते हैं, ये स्टेप सारे ऊपर नीचे लिखे होते हैं और उसको कह दिया जाता है कि इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो करेक्ट ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 4 4 मेन प्रोसेस है। अच्छा, शुगर केन जो कल्टीवेट होता है, अगर मैं उसके फिर भी थोड़े से आपको कल्टीवेशन या सोइंग के बारे में बात करें तो इसकी जो आप गैप रखते हैं वो तकरीबन 6 इंचेस का गैप रखते हैं आप, जो है ना इसकी कल्टीवेशन प्रोसेस के दरमियान जो गन्ने के वो लगाते हैं ना, रूट्स लगाते हैं, शूट्स लगाते हैं जो इसकी। अच्छा, अगर इधर प्रॉपर इरिगेशन, वेल ड्रेन रखे सॉइल को और यहाँ पर आप प्रॉपर फर्टिलाइजर दें, जैसे कि शुगर केन के लिए जो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर होता है दैट इज बेस्ट फॉर द शुगर केन कल्टीवेशन। तो द क्रॉप कैन रीच अ हाइट ऑफ 6 फीट टू 7.3 फीट। ठीक है, 6 फीट से लेके 7.3 फीट तक ये ग्रो हो सकता है। शर्त यह है कि इरिगेशन और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भरपूर हो रहा हो। ठीक है। और अगर ये दो चीजें आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो द क्रॉप कैन बी रेट्यूड, यानी कि आप एक ही जड़ से, एक ही शूट से मल्टीपल टाइम क्रॉप उगा सकते हैं। जैसे कि मुझे हार्वेस्ट करना था, मैंने ऊपर वाला पार्ट हार्वेस्ट कर लिया और जड़ें छोड़ दी इसकी। अब जड़ों से क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद दोबारा से क्रॉप उग गया। फिर मैंने जड़ें छोड़ के ऊपर से क्रॉप काट दिया। फिर क्या हुआ, दोबारा से क्रॉप ग्रो हो सकता है, बशर्ते ये कि आपने यहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन दी हो और यहाँ पे प्रॉपर फर्टिलाइजर्स दिए हो, खासतौर पे फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। अब जानते हैं कि गन्ने से चीनी कैसे बनती है। हाउ इज शुगर प्रोसेस फ्रॉम शुगर केन? तो भाई शुगर के अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं, ठीक है, तो आप शुगर केन को जैसे ही हार्वेस्ट करते हैं इट इज इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट लोडेड इन द इन अ व्हीकल, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो या फिर कोई और व्हीकल, और फिर आप इसको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द शुगर केन मिल्स। शुगर मिल्स में आप इसको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करते हैं। इमीडिएट पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि जल्दी पहुंचाना बहुत जरूरी है। तभी मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स आर लोकेटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द शुगर केन कल्टीवेशन एरिया। तो देखो सवाल पास्ट पेपर्स में ऐसे आ जाता है, व्हाई शुगर मिल शुड बी लोकेटेड एज क्लोज एज पॉसिबल। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही आप शुगर केन को हार्वेस्ट करते हैं इट स्टार्ट्स लूजिंग द शुगर कंटेंट। इसके अंदर जो रस है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसको आप जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके अलावा शुगर मिल करीब इसलिए भी बनाई जाती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। फिर आप क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं, इसको स्क्रब करते हैं, चौक होती है ना, चौक से इसको स्क्रब करते हैं और स्क्रब करने के बाद इसका जूस एक्सट्रैक्ट करके इवेपोरेट करते हैं।
अब जब जूस इवेपोरेट होता है तो उसमें फिर डिफरेंट ग्रेड्स के फ्लूइड्स होते हैं। अब वो डिफरेंट ग्रेड्स के फ्लूइड्स को आपने सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूज का मतलब है टू सेपरेट फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स। आप उसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद आप रिफाइन करते हैं, उसमें क्रिस्टलाइजेशन होती है, फिर आप कलर ऐड करते हैं और इस तरीके से शुगर केन प्रोडक्ट्स, शुगर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अगर आपने व्हाइटनिंग ऐड कर दी तो व्हाइट शुगर बन जाएगा। अगर आपने व्हाइटनिंग नहीं ऐड की तो फिर वो ब्राउन शुगर में रह जाएगा। अब अगर इसके बाय प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक तो ये देखा है आप लोगों ने, कभी गन्ने का जूस पिया होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि उस गन्ने के वाले के पास इस तरीके की थैली में वो कचरा जमा करता रहता है। तो ये कचरा नहीं है बेसिकली, ये बैगेस है दैट इज यूज टू मेक एनिमल फीड। जो एनिमल्स की फीड्स होती है फॉडर्स के तौर पे या फिर चिपबोर्ड्स में इस्तेमाल होता है। दीगर इसके बहुत सारे यूजेस हैं, तभी इसका बाय प्रोडक्ट है। यानी कि मेनली तो आपने चीनी निकाली, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ बचा तो आपके लिए काम का है। फिर इसमें से एक ब्लैक सा ऐसा एक लिक्विड निकलता है जिसको हम कहते हैं मोलेसिस। मोलेसिस जो है वो फूड फ्लेवर्स के तौर पे काम आता है, ये निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्रॉप है दैट इज कॉटन कल्टीवेशन। आई होप कि आप लोगों को ये तमाम तर जो चीजें मैंने शुगर केन से रिलेटेड पढ़ाई ये सब समझ आ गई है। तो भाई जो हमारे पास नेक्स्ट कैश क्रॉप है दैट इज कॉटन। कॉटन की भी वही दो फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर सेम है, लैंड और सॉइल, तो इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हम पहले भी 2 दफा पढ़ चुके हैं। रेनफॉल इसको तकरीबन 1000 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए, लेकिन सही टाइम पे, ऐसे है नहीं कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे बारिश हो जाए और कॉटन क्रॉप जो है वो खराब हो जाए। ठीक है, कॉटन बॉल्स खराब हो सकती है। और टेम्परेचर इसको चाहिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फ्रॉस्ट पड़ती है, नमी पड़ता है तो ये क्रॉप जो होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं इसके एरियाज की, मेन रीजंस दिखा दूं आपको। तो ये भी जो है बेसिकली जो है वो इंडस प्लेन्स के अंदर ग्रो हो रहा है। ठीक है जी। पास्ट पेपर में सवाल इस तरीके से आ गए कि वाई इज नॉट कॉटन ग्रोन फर्दर नॉर्थ। नॉर्थ में कॉटन क्यों नहीं ग्रो होता। फिर पास्ट पेपर्स में ये भी सवाल आया है कि वाई इज नॉट कॉटन ग्रोन फर्दर वेस्ट। ये वेस्ट में क्यों नहीं ग्रो होता। तो सर जी नॉर्थ के रीजन जाने, तो नॉर्थ जो है उसमें समर्स में सर्दी बहुत ज्यादा होती है और कॉटन जो है उसको गर्मी पसंद है, गर्मी इसके लिए बेहतरीन है। ठीक है जी। दूसरा मसला सर, कॉटन हार्वेस्ट होता है अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो इस टाइम पे नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर बारिश होती है जिसका नाम है वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न डिप्रेशन सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है, नवंबर में भी चल रही होती है, तो उस टाइम पे फिर कॉटन बॉल खराब हो सकता है। और वेस्ट की तरफ, यानी कि अगर हम ये वाले रीजन्स देखें वेस्ट साइड पे, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह वाले रीजन्स देखें, तो यहाँ पे कॉटन क्यों नहीं ग्रो होता। इसका एक रीजन है पुअर सॉइल, यहाँ पे सॉइल उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है। फिर स्टीप स्लोप्स है, हमें पता है कि कॉटन को तो फ्लैट लैंड चाहिए, किसी भी क्रॉप को फ्लैट लैंड चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब देखो पास्ट पेपर्स में सवाल किस तरीके से, काफी पुराना सवाल है, अब ये मैक्सिमम 4 मार्क्स का आ सकता है। पहले ये 6 मार्क का आया हुआ था तो 3 फैक्टर्स पूछे हुए थे। अब 4 मार्क्स का आएगा तो 2 फैक्टर्स पूछ लेगा। कह रहे एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स दैट हैव कॉज द यील्ड। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट टू इंक्रीज पर हेक्टर। भाई कैसे क्रॉप्स का आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो सकता है पर हेक्टर। तो देखो भाई पहला जो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो फैक्टर लिखा हुआ है, मैंने आपसे कहा यील्ड का मतलब क्या है, आउटपुट। और शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स, और इनपुट्स में भी कौन सी इनपुट्स की बात करनी है, ह्यूमन इनपुट्स की बात करनी है। ठीक है। देखो कल्टीवेशन प्रोसेस कैसा है कि इनपुट्स प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, एंड आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट, एंड इनपुट्स आर दो तरीके के, जिसमें से एक है फिजिकल इनपुट, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला बारिश में फर्क नहीं करेगा बड़े और छोटे फार्मर की, या जमीन की जरखेजी यानी कि फर्टिलिटी में फर्क नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान चीजें बेचता है जैसे कि ह्यूमन इनपुट्स, उसमें फर्क आता है तो आउटपुट में फर्क है। यानी आसान लफ्जों में जब भी वो आपसे पूछेगा कि किसी भी क्रॉप का आउटपुट कैसे बढ़ाया जाता है या किसी क्रॉप का आउटपुट कम क्यों होता है, तो आपने इसे ह्यूमन इनपुट से रिलेट करना है। ठीक है जी। जैसे फर्टिलाइजर, आपने कहा भाई फर्टिलाइजर जो है इसलिए जरूरी है, इसका रीजन बता दो कि भाई पाकिस्तान सॉइल्स इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तभी ज्यादातर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर आप बोलो कि भाई दूसरा हो सकता है फैक्टर जिसको मैं कहता हूँ मशीनरीज फॉर एग्जाम्पल। मशीनरीज क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि काम फास्टर हो, काम मोर एफिशिएंटली हो, काम की क्वालिटी बेहतर हो, ये रीजन हो सकते हैं। फिर आप बोलो कि भाई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से क्या होता है, एक तो पेस्ट रेजिस्टेंस मिलती है कि कीड़े जो है, पेस्ट जो है वो अटैक नहीं कर पाते। उसके अलावा बेटा जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आजकल आ रही हैं, दे आर ड्राउट रेजिस्टेंट एज वेल, कि पानी की किल्लत भी बर्दाश्त कर लेती हैं। ये भी एक फैक्टर हो गया जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड ज्यादा होती है। या फिर स्ट्रॉन्गर क्रॉप प्रोड्यूस होता है, इससे मोटा क्रॉप प्रोड्यूस होता है, तो ये विंड्स को भी टॉलरेट कर लेता है, विंड रेजिस्टेंस भी इसमें ज्यादा है अगर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अब कॉटन की जब आप यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का पॉइंट दे रहे हैं, तो बेहतरीन आंसर वो होगा जो इसकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की एग्जाम्पल भी लिख दे। मैंने आपको बताया ना, डायरेक्टली एग्जामिनर नहीं पूछता, आप खुद से बताओ तो बेहतर है, जैसे कि नायाब 78। तो जब बच्चा अपना आंसर लिख रहा है, उसको अपना ए स्टार इंश्योर करना है, तो वो क्या कहेगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड सच एज नायाब 78 शुड बी यूज्ड, which are pest resistant, drought resistant, wind resistant and produce a stronger crop। कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं, पास्ट पेपर्स का सवाल है, वाई कॉटन यील्ड, यानी कि कॉटन का आउटपुट, यील्ड का मतलब आउटपुट है, वेरी, वेरी का मतलब चेंज होना, फ्लक्चुएट होना फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो भाई, मैंने आपको बताया कि वेरी का मतलब है ये चेंज होना, तो कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। लेकिन जब भी हम वेरी वाला पास्ट पेपर्स में सवाल देखते हैं, तो आंसर हमेशा डिक्रीज के परस्पेक्टिव से ही लिखा होता है, यानी कि नेगेटिव फैक्टर्स ही लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि भाई हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर बारिश हो गई, इट कैन डैमेज द कॉटन बॉल। फिर इसने कहा अगर पेस्ट अटैक हो गए तो भी क्रॉप डैमेज हो जाएगा। या फिर उसने कहा कि अगर फ्लड्स आ गए या हैवी विंड्स चलने लग गए या स्टॉर्म्स आ गए, इससे भी कॉटन क्रॉप डैमेज हो जाता है। तो ये तो समांतर डिक्रीज इन द कॉटन क्रॉप के फैक्टर्स है। लेकिन जब भी पास्ट पेपर्स पे वेरी का सवाल आता है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो डिक्रीज के नेगेटिव फैक्टर्स को ही हाईलाइट करा होता है, तो हम लोग को नेगेटिव फैक्टर्स ही लिखने चाहिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं कॉटन की कल्टीवेशन प्रोसेस के। कॉटन की पहले, सबसे पहले फील्ड्स को प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि प्लोइंग की जाती है, वो लकीरें लकीरें बना के, ताकि कॉटन का क्रॉप की सीड्स को सो किया जाए। फिर सीड्स को सो करते हैं अप्रैल या मई के अंदर। फिर दो दफा इरिगेट करते हैं, पहले 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद 2 दफा इरिगेट करते हैं, और अक्टूबर नवंबर तक इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। सिंपल सा कल्टीवेशन प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब क्योंकि देखो इसकी कल्टीवेशन प्रोसेस अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर के दरमियान हो रहा है, यानी कि जून जुलाई ये मंथ इसके दरमियान आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये खरीफ क्रॉप है। और खरीफ क्रॉप का टेम्परेचर भी सेम होता है, 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सेप्टेबल रेंज है। अब देखो इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, इधर से कॉटन सीड निकलती है विच इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। इससे एडिबल ऑयल निकलता है, तो ये कॉटन सीड है। इसके बाय प्रोडक्ट का आज तक सवाल आया तो नहीं है, सिर्फ आया आज तक शुगर केन का ही है, लेकिन मैं सबके पढ़ा देता हूँ ताकि कल को कोई और सवाल आ जाए तो हमारे पास नॉलेज हो एटलीस्ट। अब पास्ट पेपर में नेक्स्ट सवाल, एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेटिक हैजार्ड्स मे डैमेज, मे डिस्ट्रॉय और रिड्यूस द यील्ड ऑफ कॉटन ऑन फार्म। तो भाई क्या, अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए या फ्लड ज्यादा आ जाए या बारिश बहुत कम हो या हार्वेस्टिंग के टाइम पे बारिश हो जाए या फिर बहुत ठंडा टेम्परेचर हो जाए, नमी आ जाए, तो कॉटन बॉल खराब हो सकता है। अब इसमें हमने जो भी फैक्टर्स लिख दिए, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है एक्सप्लेन टू अदर फैक्टर्स दैट में रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन पाकिस्तान। कह रहे हैं कि जो दो क्रॉप्स ऊपर बता दिए हैं उसके अलावा कोई और क्रॉप बता दो। तो भाई आप वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी को बता सकते हैं कि जमीन के अंदर अगर जरूरत से ज्यादा पानी चला गया ड्यू टू फार्मर्स ओवर इरिगेटिंग द सॉइल, तो फिर वहां पे सॉल्ट पैचेस आ जाते हैं विच मेक्स द एरिया अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। या फिर आप कह सकते हो कि भाई अगर वायरस अटैक कर दे, जैसे कि कॉटन को एक बड़ा मशहूर वायरस है जो अटैक कर देता है जिसका नाम है लीफ कर्ल वायरस, जिसकी वजह से कॉटन की प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। अब लास्ट हम लोग जो क्रॉप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वीट। वीट जो है इसकी भी वही रिक्वायरमेंट है, पहली दो सेम है, लेकिन वीट के अंदर एक फर्क है। वीट इज अ रबी क्रॉप। ये क्या है, रबी क्रॉप है, विंटर्स में ग्रो होता है, तो इसका टेम्परेचर आप देखेंगे काफी डिफरेंट होता है, 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड है, इसमें मॉडरेट रेनफॉल रिक्वायर्ड है, क्योंकि विंटर्स में बहुत ज्यादा बारिश होती ही नहीं है। जो रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिप्रेशन, इट्स अ मॉडरेट रेनफॉल, तो दैट इज सुटेबल फॉर वीट कल्टीवेशन। अब देखो यहाँ पर एक सवाल आया हुआ है, लेकिन ये मैं अभी आप लोगों को आंसर्स नहीं बता रहा। जब मेरा लेक्चर पूरा हो जाएगा तो आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस करके मुझे रिस्पॉन्स में बताएंगे कि सर ये हो रहा है हमसे कि नहीं हो रहा। ठीक है। और कोई भी मसला हो तो आप लोग फिर मुझे रीच आउट करेंगे और फिर बताएंगे कि इसमें आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया।
तो भाई इसमें उसने कल्टीवेशन प्रोसेस को पूरा डिस्क्राइब किया है। इससे मिलती जुलती नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। उस नॉलेज की मदद से आप लोग इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। देखते हैं कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया लेक्चर। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स, तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने कहा एक्सप्लेन हाउ टू ह्यूमन फैक्टर्स या ह्यूमन इनपुट्स कह लो कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट ऑफ व्हीट अंडर द कैश क्रॉप फार्मिंग सिस्टम। यू शुड डेवलप योर आंसर। जब भी लिखा हुआ यू शुड डेवलप योर आंसर, इसका ये मतलब है कि आपने अपने आंसर में जो भी पॉइंट लिख रहे हो उसको डेवलप करना है या उसका रीजन या रिजल्ट बताना है। तो सर यहाँ पे आज व्हीट पूछा है, कल कॉटन लिख दे या शुगर केन लिख दे या राइस लिख दे, आंसर सेम रहेगा। भाई क्या, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडर्न इरिगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम तर तो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, हाँ एक्सेप्ट कि अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड लिख रहे हैं और उसके साथ एग्जाम्पल भी ऐड करें तो कॉटन की अलग, शुगर केन की अलग, राइस की अलग है, तो वो आपके डिफरेंस आएगा। अदरवाइज तो पूरा आंसर सेम ही रहेगा। एग्जामिनर ने क्लियरली कह दिया 1 मार्क इज देयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड अ फर्दर मार्क फॉर द डेवलपमेंट, यानी कि 2 पॉइंट्स पे 2 मार्क्स, दो मार्क्स होगा, 2 × 2 4 मार्क्स ऐसे मिलेंगे। अगर एक बच्चे ने डेवलप नहीं किया और 4 या 6 या 8 या 10 पॉइंट भी लिख दिया, उसको मैक्सिमम 2 मार्क्स मिल सकते हैं अगर उसको डेवलप नहीं किया जा रहा। और डेवलप करने का तरीका क्या है कि या तो आप उसका रीजन लिखो या फिर आप उसका रिजल्ट मेंशन करो। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसिस्टेंस क्रॉप्स की डिटेल्स है। सबसिस्टेंस क्रॉप्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किधर ग्रो होते हैं, वो तमाम तरह डिटेल्स और फ्रूट फार्मिंग वगैरह भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक लेक्चर समझ आया। मुझे अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। मेरा नंबर भी स्क्रीन पे शेयर हुआ है। कोई और चीज, कोई हेल्प चाहिए, कोई नोट चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जजाकल्ला खैर।